बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल शो दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। सबसे पहले हमने रेस्ट और मोशन को डिफरेंशिएट करना है कि इनमें क्या डिफरेंस है, और उसके बाद एग्जांपल की मदद से ये बताना है कि रेस्ट और मोशन जो हैं वो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर होते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर के साथ उनका रिलेशन होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट कंसिडर करेंगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, या मोशन में है तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम रेस्ट और मोशन में डेफिनेशन देखते हैं। रेस्ट और मोशन में डेफिनेशन क्या है कि रेस्ट और मोशन की जो डेफिनेशन है, रेस्ट क्या है, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, कि कोई भी बॉडी है वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, रुकी हुई है, तो इसका मतलब है वो रेस्ट पे है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीजों के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रही है तो वो इन मोशन होगी। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर एक पैसेंजर है वो बस के अंदर बैठा है तो वो बस में इस वजह से रेस्ट पे है क्योंकि वो बस में मौजूद बाकी चीजों के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। बस में मौजूद चेयर्स हैं और बाकी पैसेंजर्स हैं या बाकी जितना भी सामान है उसकी निस्बत वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो इस वजह से वो पैसेंजर रेस्ट में है। और मोशन की क्या एग्जांपल है कि उसी बस के बाहर अगर एक बंदा मौजूद है, बस स्टैंड पे खड़ा है, तो उसके लिए ये बस और बस के अंदर मौजूद जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सब मोशन में होंगे क्योंकि वो उस पैसेंजर के लिहाज से जो कि बाहर खड़ा है अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल शो दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो हम वो देखते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो ऑब्जर्वर के साथ कैसे रिलेट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि एक पैसेंजर जो है मूविंग बस के अंदर बैठा है, तो वो रेस्ट में इस वजह से है कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा बस के अंदर मौजूद बाकी पैसेंजर्स और ऑब्जेक्ट्स की निस्बत। बस में मौजूद बाकी पैसेंजर्स, सीट्स और जितना भी सामान मौजूद है उसके लिहाज से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो क्या है, रेस्ट में है। लेकिन एट ए सेम टाइम वही पैसेंजर बस से बाहर खड़े बस स्टैंड पे जो आदमी खड़ा है उसके लिए वो इन मोशन है क्योंकि उस पर्सन के लिहाज से ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि एक ही पर्सन जो है वो क्या है, एट ए टाइम एट रेस्ट भी है और इन मोशन भी है। और ये कब चेंज हुई उसकी कंडीशन, रेस्ट या मोशन वाली, जब ऑब्जर्वर चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो रेस्ट या मोशन की कैफियत है वो रिलेटिव टू दी ऑब्जर्वर होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, डिफाइन ईच टाइप ऑफ मोशन विद एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, मोशन की टाइप्स क्या है, और उनमें से हर टाइप को हमने डिफाइन करना है डेली लाइफ एग्जांपल्स की मदद से। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं। पहली जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, दूसरी रोटेटरी मोशन है और तीसरी वाइब्रेटरी मोशन है। ये 3 किस्म की मोशंस हैं। अब इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी है वो मूव करती है अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट रोटेट किए बगैर एक लाइन में मूव करे तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। और जिस लाइन में वो मूव करेगा वो लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व्ड पाथ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन ए स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल क्या लिखी है कि एरोप्लेन एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वो क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी। या एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं, एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, जैसा कि आपको ये स्लाइड में दिखाया गया है कि कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो ये भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसको मजीद 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली है हमारे पास लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी। लीनियर का फर्स्ट वर्ड लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन जो होगी किसी भी बॉडी की उसको हम लीनियर मोशन का नाम देंगे।
जैसे कि एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, एरोप्लेन जो है वो एक एयर में स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करता है, तो उसका मतलब क्या है कि वो लीनियर मोशन में है। ट्रांसलेटरी मोशन की दूसरी जो टाइप है वो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या होती है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है एक सर्कल में हो तो उसको हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। जैसे कि ए टॉय ट्रेन मूविंग ऑन ए सर्कल, ये आप देख सकते हैं कि टॉय ट्रेन जो है वो एक सर्कल में मूव कर रही है, तो इसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। इसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी जो मोशन है वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होती है कि डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रॉपर कोई मोशन नहीं होती, डिसऑर्डर होती है या इरेगुलर मोशन होती है, तो उसको हम नाम देते हैं रैंडम मोशन का। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स, ये आपको बर्ड्स या इंसेक्ट्स की जो मोशन आपने कभी ऑब्जर्व की हो तो वो ना तो स्ट्रेट लाइन होती है ना सर्कुलर पाथ में, वो जिगजैग होती है, यानी कि कुछ पता नहीं होता किस टाइम पे वो किस साइड पे टर्न ले जाएं। तो वो जो रैंडम मोशन, वो जो इस तरह की मोशन है ना, स्पेशली इंसेक्ट्स की या बर्ड्स की, उसको हम रैंडम मोशन का नाम देते हैं। और इसके साथ साथ एक नोट आपने याद रखना है कि रैंडम मोशन गैस मॉलिक्यूल्स की अगर हो तो उसको ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। यह स्पेशल किस्म की मोशन, गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन को हम ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। इसके बाद मेन जो 3 टाइप्स हमने इसे पिछली स्लाइड्स में लिखी थी उसमें 2 टाइप्स रह गई थी। एक हमारे पास रोटेटरी मोशन है, वो हम देखते हैं। रोटेटरी मोशन क्या है? स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, कि कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के क्रॉस अगर स्पिन करता है तो उसको हम क्या करेंगे? रोटेटरी मोशन का नाम देंगे। जैसे कि मोशन ऑफ ए व्हील अबाउट इट एक्सिस, ये आपको दिखाया गया है कि ये जो व्हील है ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो इसकी मोशन को हम नाम देते हैं रोटेटरी मोशन का। इसके बाद जो तीसरी थी हमारे पास टाइप मोशन की, वो क्या है? वो हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। कि टू एंड फ्रो मोशन, किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस लेफ्ट राइट वो ऑब्जेक्ट मूव करता है मीन पोजीशन के अक्रॉस, तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। और एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, पेंडुलम जो है क्लॉक का वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, What are scalars and vectors? Give examples. How are vectors represented symbolically and graphically? कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या हैं, पहले इनके बारे में बताना है, फिर एग्जांपल देनी है इन दोनों की, और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले स्केलर और वेक्टर्स हैं क्या, ये हम देखते हैं। स्केलर्स पहले देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? मैग्नीट्यूड की मदद से, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है किसी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस, अब हमारे पास डिस्टेंस क्या है, कोई डिस्टेंस है तो हम क्या देते हैं कि ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, 2 मीटर का डिस्टेंस है। डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। टाइम है तो आप कह सकते हैं कि अभी 7 बजे हैं या 9:30 हो गए हैं, तो ये क्या है, इसमें भी आपको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। स्पीड है इसी तरह। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं ये स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसी तरह वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे कि फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब ये कैसे वेक्टर क्वांटिटीज हैं? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई की है, कितने न्यूटन की फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई की। न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई और डायरेक्शन भी आ गई। और इसी तरह एक्सेलरेशन है, कोई बॉडी किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है और वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ये दोनों मैटर करते हैं। इस वजह से एक्सेलरेशन को वेक्टर क्वांटिटी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट क्या है, हाउ आर वेक्टर रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकली।
वेक्टर्स को सिंबॉलिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं पहले वेक्टर्स की। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूजुअली बोल्ड लेटर्स यूज करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के साथ। जैसे कि बोल्ड से क्या मुराद है, गाढ़ा करके लिख देना। एफ है ना, एफ को बोल्ड कर दिया। एफ कोई भी वेक्टर है, ए कोई भी वेक्टर है, डी को वेक्टर को डी से डिनोट किया है, तो सिंबॉलिकली अगर हमने उसको लिखना है तो ऐसे बोल्ड करके लिख देंगे। या दूसरा तरीका क्या है कि सिंपल अल्फाबेट लिख के, बोल्ड नहीं सिंपल अल्फाबेट, उसके ऊपर बार डाल दें या एरो हेड डाल दें। ठीक है, बार डाल दी, एफ बार, ए बार, डी बार, या एफ के ऊपर एरो एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है तो ए के ऊपर एरो, डी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है तो डी के ऊपर एरो, तो ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये बेसिकली सिंबल्स इस वजह से जरूरी होते हैं कि जब हम कोई भी क्वांटिटी लिख रहे हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, वहां पे जो क्वांटिटी हम लिखेंगे तो क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर एरो नहीं होगा तो हमें मालूम होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन सेगमेंट से। लाइन लगाकर उस लाइन के एक तरफ एरो लगा दिया जाता है, वो लाइन उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो एरो है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इस केस में ए से बी तक इस वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड है और बी की साइड में एरो लगाया है, यानी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द टर्म पोजीशन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन डिफाइन करना है, टर्म पोजीशन जो है इसको डिफाइन करना है, और उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस बताना है। तो पोजीशन क्या है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। यानी कि एक फिक्स पॉइंट से आपने अपनी लोकेशन बतानी है। फिक्स पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहेंगे और वो ज्यादातर ओरिजिन कहलाता है। तो ओरिजिन या फिक्स एक रेफरेंस पॉइंट से अपनी लोकेशन बताना, इसको हम पोजीशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, पोजीशन ऑफ ए स्कूल फ्रॉम होम, कि अब आपका स्कूल आपके घर से किस लोकेशन पर मौजूद है, ये अगर आप डिफाइन करते हैं तो ये क्या आप बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लाइन लगाकर डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ, वो लेंथ कोई भी हो सकती है, वो लेंथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो लेंथ कर्व भी हो सकती है, वो लेंथ जिगजैग भी हो सकती है। दो पॉइंट्स के दरमियान जो हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है, दोनों का यूनिट मीटर है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के पहले 4 लॉन्ग क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।